नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आई सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा में आज खेल से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित, तो वहीं राज्यसभा में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक पारित कराने की होगी सरकार की कोशिश। भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। गाजा में बंधकों की मदद के लिए हमास तैयार, लेकिन इजराइल के सामने हवाई हमले रोकने की रखी शर्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंधकों की स्थिति पर कल होगा विशेष सत्र। सावन के आखिरी सोमवार पर ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, बम भोले और हर हर महादेव के लग रहे हैं जयकारे। और रोमांचक मोड़ पर ओवल टेस्ट, इंग्लैंड जीत से सिर्फ 35 रन दूर, लेकिन सीरीज ड्रॉ कराने के लिए भारत को चाहिए 4 विकेट। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी जुड़े होंगे। साथ ही साथ इन निकायों की राज्य और जिला स्तर पर भी इकाइयां होंगी। और इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। इस विधेयक को इसी मॉनसून सत्र के दौरान 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। डोपिंग खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन को कहा जाता है। ये एक्ट जो है वो खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है। ये खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है। इस विधेयक में एंटी डोपिंग नियमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा से संबंधित भी कई प्रावधान हैं। और वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो आज एक विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या फिर दुनिया के किसी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर आज भारत पहुंचेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ फिलीपींस की पहली महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी और इस दौरान वो बेंगलुरु भी जाएंगे।
फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की ये आधिकारिक यात्रा 8 अगस्त तक रहेगी। वहीं संसद की बात की जाए तो संसद में आज भी बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं और इस बीच चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से 2 वोटर आईडी कार्ड का हिसाब मांगा है। एक ही नाम पर 2 अलग-अलग एपिक नंबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। उधर एनडीए नेताओं ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग-अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916120 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि यह दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके 2 एपिक नंबर कैसे हैं। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? 2 एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप? इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए थे, लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों की तरफ से कोई आपत्तियां नहीं मिली हैं, जबकि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए
941 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 4,374 नए मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए फॉर्म 6 दाखिल किए हैं, जिस संबंध में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा 7 दिनों बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। और कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। पोस्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिका की प्रतिकूल आर्थिक नीतियों के कारण उसके साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित या फिर समीक्षा कर सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इस खबर को झूठा और भ्रामक बताया। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने कहा कि विदेश मंत्रालय के हवाले से भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सतर्क रहें और भ्रामक सूचनाओं के झांसे में ना आएं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उमर अंसारी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस पर गैंगस्टर एक्ट में जब्त प्रॉपर्टी को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज और मां अफशान अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है। पुलिस ने उमर अंसारी को लखनऊ के दारुल शफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया। उमर अपने परिवार की कुर्क संपत्ति को बचाने की फिराक में था। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अकल आज चौथे दिन भी जारी है। कुलगाम जिले के घने जंगलों में बीती रात भी गोलीबारी और रुक रुक कर धमाके होते रहे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन अकल में सहयोग के लिए 20 मिलीमीटर बुर्जगन से लैस अपने HAL रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर 1 अगस्त की शाम को ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और विशेष अभियान समूह की संयुक्त टीमें शामिल हैं। इस ऑपरेशन में अब तक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े माने जा रहे 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। और दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 8 अगस्त तक चलेगा। ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा जब सत्र पूरी तरह से ई विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विधानसभा सत्र पेपरलेस होगा और सभी फाइलें ई फॉर्मेट में पेश की जाएंगी। गौरतलब है कि कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा में ई विधान और 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। रविवार को दिल्ली विधानसभा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 500 किलोवाट की क्षमता वाले अत्याधुनिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र और नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन यानी नीवा का केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ये पहल देश भर की विधायिकाओं और संस्थानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे डिजिटल और हरित परिवर्तन की सराहना करते हुए कहा कि वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा को साकार करती ये पहल केवल तकनीकी नहीं बल्कि संस्थागत मूल्यों में बदलाव का प्रतीक है। ग्रीन एनर्जी में भी आपने 500 किलोवाट सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट दिल्ली विधानसभा में ये बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग में आपने शुरू किया है। दोनों इन जो कार्य आपने किए हैं उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में हमारा एक समग्र प्रयास है। 1912 में बने इस ऐतिहासिक भवन में देश की पहली संसद का संचालन हुआ था और आज हम उसी विरासत को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं। पहले जो अध्यक्ष हिंदुस्तान के इंडियन स्पीकर जो चुने गए वो भी इसी परिसर में चुने गए। ये देश की पहली पार्लियामेंट है, ये देश की पहली संसद है और इस विरासत पर हम गर्व करते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान से प्रेरणा लेकर 2022 में देश की पहली ई विधानसभा नागालैंड में आयोजित हुई थी। इसके बाद देश की 19 अन्य विधानसभाओं ने भी ये कदम उठाया और अब दिल्ली 20वीं राज्य विधानसभा बन गई है, जो पूरी तरह पेपरलेस हो रही है। पहली विधानसभा जो ई विधान हुई वो थी नागालैंड। उसके बाद 19 विधानसभा इससे जुड़ी और दिल्ली 20वां राज्य बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पारदर्शिता से काम करती है। ये सौर ऊर्जा संयंत्र दिल्ली विधानसभा के संचालन को न केवल 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाता है, बल्कि करीब 15 लाख रुपए प्रति माह की लागत बचत भी सुनिश्चित करता है। ई विधान प्रणाली के तहत अब विधानसभा की समस्त कार्यवाही डिजिटल माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस रूप में संचालित होगी, जिससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा में ई विधान और 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। अब दिल्ली विधानसभा का सत्र पेपरलेस होगा और ये काम केवल 100 दिनों के भीतर हुआ है, यानी कि 100 दिन पहले इन चीज़ों के लिए शिलान्यास रखी गई थी और अब इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब भूख सताए MDH ज्यादा है, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चौथा, सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे मौसम की। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। बांदा जिले के कुछ एक इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही, तो वहीं बलिया और बस्ती में नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बीच बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति और रेस्क्यू कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत कार्यों में तेजी लाने और शिविर में महिला सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिए। इसके अलावा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों का तत्काल सर्वे किए जाने और इससे प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए। कमर तक पानी आ जा रहा है और अभी तक स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दिक्कत है कि मतलब आने जाने में कोई सुविधा, मतलब बहुत परेशानी हो रही है। और प्लस यहाँ पे इतने कीड़े मकोड़े, तरह तरह के गंदे जल, मतलब पूरा बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। कल ही अभी निकला था सांप यहाँ पे और उसके बाद सब फेंके लोग, बच्चे लोग भाग रहे थे सांपों से डर डर के। कम से कम 100-150 घर मतलब पूरा डूब चुका है। और देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से प्रभावित जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाढ़ के कारण लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और रायसेन जिले के साई खेड़ा गांव में परिवारों से बातचीत की। इस दौरान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण फसलें और घर बर्बाद हुए हैं, उनको सर्वे करवाकर उन्हें तत्काल सुविधा दी जाएगी। इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। हम जहां खड़े हैं, यहाँ के सारे मकान डूबे हुए थे, फसलें भी नष्ट है और घर भी नहीं बचे। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। गाजा में बंधकों की मदद के लिए हमास तैयार हो गया है, लेकिन हमास ने इजराइल के सामने एक शर्त रखी है। हमास ने कहा है कि वो इजरायली बंधकों को मेडिकल सहायता और भोजन रेड क्रॉस के माध्यम से पहुंचाने के लिए सहयोग करने को तैयार है, लेकिन इजराइल को हवाई हमले रोकने होंगे और मानवतावादी मार्ग स्थायी रूप से खोलने होंगे। हमास का कहना है कि यदि ये शर्तें मान ली गई तो वो बंधकों तक भोजन और दवा पहुंचाने के लिए पर्याप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गिदेओन सार ने विशेष आवेदन करके सुरक्षा परिषद में विशेष सत्र बुलवाया है, जिसमें इन बंधकों की स्थिति और संभावित मानवीय राहत और शांति प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। ये सत्र कल मंगलवार सुबह होने वाला है। दक्षिणी रूस के सोची स्थित एक तेल डिपो में यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण 2 तेल टैंकों में आग लग गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। इस हमले के एक वीडियो में डिपो के ऊपर आग की लपटें और धुएं के ऊंचे गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने रात भर में 93 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए, जिसमें कास्टोडार क्षेत्र के ऊपर 1 और काला सागर के ऊपर 60 ड्रोन शामिल हैं। और ब्राजील में राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक लूला डा सिल्वा के खिलाफ देश भर में रैलियां कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी कथित तख्तापलट के प्रयास में शामिल लोगों के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। ब्राजील में साल 2023 में लूला डा सिल्वा के शपथ ग्रहण के बाद तख्तापलट की कोशिशें की गई थी। इस दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में हालांकि बोल्सोनारो व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बेटे सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो प्रदर्शनकारियों से उनके फोन पर बातचीत करवाई थी। इस असफल तख्तापलट के बाद देश के एसटीएफ पैनल के 5 जजों ने बोल्सोनारो पर लूला को सत्ता से बेदखल करने की कथित साजिश रचने का मुकदमा चलाने का फैसला किया था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात करते हैं खेल की खबरों की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा ओवल टेस्ट चौथे दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। खराब लाइट के कारण चौथे दिन का खेल जल्दी समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश टीम जीत से महज 35 रन दूर है, जबकि भारत को 4 विकेट चाहिए। भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। 374 रन का टारगेट चेज कर रही इंग्लिश टीम ने रविवार को स्टंप्स तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। जेमी स्मिथ 2 रन और जेमी ओवरटन 0 पर नाबाद लौटे। जो रूट 105 रन और हैरी ब्रूक 111 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 3 और मोहम्मद सिराज 2 विकेट ले चुके हैं। भारत अपनी दूसरी पारी में 396 रन पर ऑल आउट हुआ। इंग्लैंड टीम पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड टीम को पहली पारी में 23 रन की बढ़त मिली। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। और आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती की गई। शहर के सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। शिवालय भगवान शिव की आस्था और भक्ति से गुलजार हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, देवघर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जगह पर भक्त
शिव की आराधना में लीन हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी सावन के पवित्र माह में 110 किलोमीटर तक बाबाधाम तक की पैदल यात्रा कर दिल्ली पहुंचे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए मनोज तिवारी ने लिखा कि बाबाधाम से यात्रा पूरी कर दिल्ली आने पर दिव्यता का अनुभव कर रहा हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।